नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 5 हिस्ट्री कोर 11 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है 3 प्रश्न आपको बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में भी जो है इसको जाके देख सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज के इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि इतिहासकार के रूप में अबुल फजल का वर्णन करें। इतिहासकार के रूप में जो है अबुल फजल ने क्या भूमिका निभाया था, इसके बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले जो है आंसर देना है। परिचय। अबुल फजल का जन्म 1551 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। यह अरब देश के मूल निवासी थे। इनका पूरा नाम फजल इब्न मुबारक था। इनके पिता शेख मुबारक था, जो अरब से आकर भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बस गया था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो अबुल फजल था उनका जन्म 1551 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो आगरा जिले में मानी जाती है। यह अरब देश के मूल निवासी थे, है ना। इनके जो पिताजी थे वह अरब से आगे और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बसे हुए थे। अबुल फजल का जो पूरा नाम है फजल इब्न मुबारक है। अबुल फजल बचपन से बुद्धिमान और मेहनती बालक था, जिसके कारण ही इनके पिता ने उच्च शिक्षा व्यवस्था की प्रबंध कराया था। अबुल फजल के बारे में कहा जाता है कि यह जो है बचपन से काफ़ी बुद्धिमान था, जिसके कारण इनके पिताजी ने इनकी योग्यता को देखते हुए बेहतर शिक्षा व्यवस्था का जो है प्रबंध कराया। अपनी लगन और मेहनत से मात्र 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने दर्शन शास्त्र और इस्लामिक शिक्षा को प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद 20 वर्षों की आयु में अध्यापक पद पर कार्य करने लगा। अबुल फजल के बारे में कहा जाता है कि इनके पास इतनी योग्यता थी जो इन्होंने अपनी लगन और मेहनत से मात्र 15 वर्ष की आयु में दर्शन शास्त्र और इस्लामिक शिक्षा को जो है प्राप्त कर लेता है, और इन क्षेत्रों में जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद मात्र 20 वर्ष की आयु में ही यह अध्यापक पद पर कार्य करने भी लगता है। अबुल फजल ने मुगलों के दरबार में कवि के रूप में भी कार्य किया था। इन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न था। अबुल फजल के बारे में कहा जाता है कि अबुल फजल जो है एक कवि भी था, जो अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल भी हुआ था आगे चलकर। इन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था, एक था अकबरनामा और एक था आईने अकबरी। अकबरनामा जो पुस्तक है उनकी रचना अबुल फजल ने ही की थी, जिसमें अकबर के शासनकाल के बारे में पूरी जानकारी दिया हुआ है। साथ ही साथ अकबरनामा जो पुस्तक है उसी का एक भाग आईने अकबरी है। तो इन्होंने अकबरनामा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। अब जानते हैं कि इतिहासकार के रूप में जो है अबुल फजल की क्या योगदान रही थी। अबुल फजल ने इतिहासकार के रूप में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, जो अकबर के शासनकाल के बारे में वर्णन किया गया है। इतिहासकार के रूप में अबुल फजल के बारे में कहा जाता है कि अबुल फजल जो है मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान जो है अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, जो अकबर के शासनकाल से संबंधित पूरी जानकारी दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अकबरनामा पुस्तक। अकबरनामा अबुल फजल की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अकबरनामा है। यह पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। अकबरनामा का अर्थ क्या है? तो अकबर की कहानी, जो फारसी भाषा में लिखा गया है। तो देखते हैं प्रथम भाग। अकबरनामा के प्रथम भाग में मुगल बादशाह अकबर के सभी पूर्वजों के बारे में लिखा गया है। अकबर के पूर्वजों में हुमायूं तथा बाबर के आरंभिक जीवन का वर्णन है। उस समय के मुगलों के प्रशासनिक व्यवस्था पर भी चर्चा किया गया है। यानी कि अकबरनामा जो पुस्तक है उसका जो प्रथम भाग है उसमें अकबर के जितने भी वंशज थे, बाबर, हुमायूं, उनके बारे में पूरा लिखा गया है विस्तृत रूप से। साथ ही साथ उस समय के जो शासन व्यवस्था था उसके बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। अकबरनामा का जो दूसरा भाग था, तो अकबरनामा के दूसरे भाग में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल से संबंधित घटनाओं के विवरण पर आधारित है। इसमें अकबर के 46 वर्षों तक की शासन के बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है। इनके अलावा राजनीतिक जीवन के बारे में भी चर्चा किया गया है। अकबर ग्रंथ से ही अकबर के जीवन और शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अकबरनामा का जो दूसरा भाग है उसमें जो है मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया है कि उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने कितने युद्ध को लड़ा था, उनमें से उन्होंने कितने युद्ध को जीता था। यानी कि 46 वर्षों तक का जो शासन किया था अकबर ने, उसके बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है। इसके अलावा जो है इनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी इस पुस्तक में चर्चा किया गया है। अकबरनामा पुस्तक से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने अपने दरबार में नवरत्नों को स्थान दिया था। नवरत्न उन्हें कहा जाता था जो विद्वान होते थे, और वह अलग अलग विषयों के
जानकार होते थे। अकबर किसी भी कार्य को करने से पहले उन सभी विद्वानों से ही निर्णय लेता था। अकबर के नवरत्नों में से सभी धर्म के लोग शामिल थे। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि अकबरनामा का जो पुस्तक है या ग्रंथ है, उससे केवल अकबर के शासनकाल के बारे में ही नहीं पता चलता है, बल्कि अकबर के शासनकाल के दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य में नवरत्नों को जो है स्थान दिया था, उसके बारे में भी जानकारी मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि अकबर एक उदारवादी विचारधारा के मुस्लिम शासक थे, जिन्होंने सभी धर्म को समान रूप से महत्व देते थे। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर एक ऐसे शासक थे जो कट्टर नहीं थे, बल्कि एक उदार व्यक्ति थे। किसी भी धर्मों के प्रति यह भेदभाव नहीं करते थे, सभी धर्मों को जो है सम्मान महत्व देते थे। यह जानकारी कहाँ से मिलता है? तो यह जानकारी भी अकबरनामा ग्रंथ से ही मिलता है कि अकबर एक उदार व्यक्ति था जो सभी को जो है सम्मान महत्व देता था। इसीलिए अकबर के दरबार में सभी धर्मों के नवरत्न होते थे। इसका तीसरा भाग जो था उनको आईने अकबरी कहा जाता था। आईने अकबरी अकबरनामा ग्रंथ का ही एक भाग है। अकबरनामा ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है, जिनमें से तीसरा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा का तीसरा भाग है। यह फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ का एक भाग है। इसमें अकबर के प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। यानी कि अकबरनामा का जो तीसरा भाग है उसमें अकबर के प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी प्राप्त होता है। आईने अकबरी भी अपने आप में 5 भागों में विभक्त है, जिसमें से अकबर के शासनकाल के दौरान उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन पर भी चर्चा किया गया है ना। तो इसमें यह बताया गया है कि अकबरनामा 3 भागों में विभाजित था। उसी प्रकार से जो आईने अकबरी है, जो तीसरा भाग था अकबरनामा का, उसी में से आईने अकबरी भी अपने आप में 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें अकबर के शासनकाल के दौरान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा धार्मिक क्रियाओं पर भी बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, जिससे ही अकबर के धार्मिक नीति के बारे में हमें पता चलता है कि वह धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक थे, जिन्होंने सभी धर्मों के लोगों को अपने इच्छा से धर्म अपनाने और त्यौहार मनाने की छूट दी थी। अकबरनामा का जो तीसरा भाग है आईने अकबरी, उसमें अकबर के शासनकाल के दौरान धार्मिक नीति को दर्शाता है। उसमें यह बताया गया है कि अकबर के शासनकाल के दौरान उनकी धार्मिक व्यवस्था कैसे था। इसमें यह पता चलता है कि अकबर जो है एक सहिष्णु एवं उदार व्यक्ति था, जिसके कारण सभी धर्मों को समान महत्व दिया, किसी भी धर्मों के प्रति भेदभाव नहीं किया। साम्राज्य में यह भी घोषणा कर दिया था कि जो व्यक्ति जिस धर्म को चाहे मना सकता है। किसी भी व्यक्ति पर दबाव नहीं था कि उसे इस्लाम धर्म को स्वीकार करना होगा, बल्कि जो व्यक्ति जिस धर्म को चाहे अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार कर सकता था। बहुत सारे ऐसे शासक आया जिन्होंने जो है धर्म को लेकर लोगों पर दबाव बनाता था कि उन्हें इस धर्म को स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन अकबर मात्र एक ऐसा मुगल सम्राट था जिन्होंने किसी भी धर्मों पर दबाव नहीं बनाया कि आप इस धर्म को स्वीकार कर लीजिए, बल्कि इन्होंने जो है उदार और सहिष्णुता का व्यवहार किया और सभी लोगों का जो है सम्मान महत्व दिया, चाहे कोई भी धर्म के हो। अबुल फजल के इतिहास लेखन संबंधी विचार। अबुल फजल के इतिहास लेखन के बारे में यह जानकारी मिलता है कि अबुल फजल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से शामिल होना चाहता था। अबुल फजल के बारे में यह कहा जाता है कि अबू फजल जो था अकबर के नवरत्नों में शामिल होना चाहता था। इन्होंने कई बार से प्रयास भी कर रहा था, लेकिन इन्हें उतनी सफलता मिल नहीं पा रही थी। इसके लिए कई बार अकबर से मिली थी, परंतु अकबर के दरबार में शामिल नहीं हो पाया था। लेकिन यह माना जाता है कि अबुल फजल ने एक ऐसे ग्रंथ को पूरा किया था जो दीमकों ने आधा से अधिक भाग को खा चुका था, फिर भी इन्होंने उसे लिखने में सफलता पाई। इसमें यह बताया गया है कि अकबर के दरबार में जो है अबू फजल नवरत्न में से शामिल होना चाहता था। कई बार इन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन इन्हें उतनी सफलता नहीं मिल रही थी नवरत्न बनने में। यह माना जाता है कि अबुल फजल ने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की थी जिसको आधा से अधिक भाग दीमक खा गया था, फिर भी उसमें जो लिखा गया था उनको इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा कर पाया। यह कार्य बहुत मुश्किल था, फिर भी उन्होंने यह कार्य को करके दिखाया। इस बात की जानकारी अकबर को पता चला। अकबर ने उनको अपने दरबार में मिलने के लिए निमंत्रण भेजा। अकबर से मिलने के दौरान अबू फजल ने कई मुद्दों पर भी चर्चा किया, जिससे अकबर काफ़ी प्रभावित हुआ। अकबर अबू फजल से इतना प्रभावित हुआ कि अबू फजल को अपना दरबार कवि बना लिया, है ना। अकबर जो है अबू फजल से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। ऐसे ऐसे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा किया जिसको सुनकर
अकबर जो है काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्हें अपने दरबार कवि बना लिया। अबू फजल अकबर के दरबार में रहकर कई क्षेत्र में बेहतर कार्य किया। यह इतिहासकार के साथ साथ आगे चलकर अकबर का मंत्री और सेना कमांडर भी बना। अबू फजल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने केवल इतिहास लेखन के कार्य ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने अकबर के साम्राज्य में या अकबर के दरबार में सैन्य विभाग में भी कार्य किया। अबू फजल के नेतृत्व में अकबर को कई युद्ध में सफलता भी दिलाई, जिसके कारण ही अबू फजल अकबर के दरबार में सबसे प्रिय एवं चहेते बन गया था। अबू फजल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सैन्य विभागों में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। इसके कारण ही अकबर अबू फजल को जो है अपने दरबार में सबसे प्रिय एवं चहेते व्यक्ति मानते थे। अकबर के नवरत्नों में एक रत्न अबू फजल भी था, जो अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें अकबर के शासन एवं आर्थिक क्रियाओं के बारे में लिखा गया है, जिससे हमें अकबर के नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अकबरनामा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अकबर के शासनकाल के दौरान जो घटनाएं हुई उनके बारे में विस्तृत रूप से हमें पता चलता है। फिर हेडिंग बनाना है अबू फजल के द्वारा युद्ध अभियान, यानी कि अबू फजल ने कौन कौन से युद्ध अभियान किया था। तो अबू फजल अकबर के दरबार में रहकर उनके प्रिय बन चुका था, क्योंकि अबू फजल ने अकबर के कुछ युद्ध अभियानों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अबू फजल के बारे में कहा जाता है कि अबू फजल जो है अकबर के दरबार में रहकर सबसे प्रिय बन चुका था। प्रिय इसलिए बन चुका था क्योंकि अकबर के कई युद्धों में जो है अबू फजल ने नेतृत्व किया और उन्हें सफलता भी मिला, जैसे कि अहमदनगर के युद्ध में मुराद बख्श को पराजित किया। मुराद बख्श की असफलता के बाद अबू फजल ही अकबर का मजबूत सहारा बना। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब मिर्जा कोका आसफ खान और शेख फरीद के साथ मिलकर अबू फजल ने आसिरगढ़ के दुर्ग को घेरने का प्लान बनाया है ना, जिसमें अपने भाई और बेटे को सैनिकों के साथ आसिरगढ़ के विद्रोह को पतन करने भेजा और इन युद्ध में इन्हें सफलता मिली। इस प्रकार से कई युद्धों को अबू फजल ने सफल बनाया। यही कारण है कि अबू फजल को अकबर का दाहिना हाथ तक माना जाने लगा था। इस नज़दीकी को देखकर जो है अकबर के बेटे जहांगीर ने इसे मारने के लिए साजिश रचा। यहाँ पर क्या हुआ कि जब अबुल फजल अकबर के करीब जाता गया तो ऐसे स्थिति में सबसे बड़ी समस्या किसको हो रही थी, तो इनके जो बेटे थे सलीम अर्थात जहांगीर, उनको यह डर था कि अगर अकबर के करीब चला गया अबू फजल तो ऐसे स्थिति में हमको शासन व्यवस्था चलाने नहीं मिलेगा, है ना। इसी कारण से जो है जहांगीर इनसे नफरत करता था और उन्हें इस रास्ते से किसी न किसी तरीके से हटाना चाहता था। वही है कि जहांगीर के साजिश से अबुल फजल की हत्या, जहांगीर ने साजिश रचता है, जिसके बाद जो है इस साजिश में अबुल फजल की हत्या करवा दी जाती है। कैसे? अबू फजल अकबर के सबसे प्रिय एवं खास व्यक्ति बन गया था। इसके बढ़ते नज़दीकी को देखकर दूसरे लोगों द्वारा इन्हें पसंद नहीं किया जाने लगा था। सबसे अधिक अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर अबू फजल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक समय ऐसा आया जब जहांगीर और अकबर में संघर्ष देखने को मिला, क्योंकि जहांगीर खुद बादशाह बनना चाहता था। इसमें यह माना जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब पद को संभालने को लेकर अकबर और जहांगीर के बीच संघर्ष देखने को मिला। कैसे? क्योंकि अकबर जो है बहुत लंबे समय से शासन व्यवस्था को चला रहा था और जहांगीर चाहता था कि कम से कम अब हमें शासक बना दिया जाए, लेकिन उनको शासक नहीं बना रहा था, जिसके कारण जो है पिता और पुत्र में एक बार संघर्ष भी देखने को मिला, जिससे परेशान होकर जहांगीर खुद किसी न किसी तरीके से बादशाह बनना चाहता था, जबकि अकबर अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर नहीं बैठा रहा था। इसी कारण से जहांगीर साम्राज्य से दूर किसी अन्य क्षेत्रों में जाकर साजिश रचने का सोचने लगा। अकबर सबसे अधिक विश्वास जो है अबू फजल पर करता था, जिसके कारण ही उन्हें यह खत लिखकर भेजा और जहांगीर को वापस लाने के लिए खत को पहुंचाने बोला। अकबर ने जो है सबसे अधिक किस पर भरोसा किया था, तो सबसे अधिक विश्वास जो है अबू फजल पर रखता था। यही कारण है कि जब जहांगीर इस साम्राज्य से दूर जाकर साजिश रच रहा था, उसी दौरान अकबर ने अबू फजल को एक खत लिखा और बोला कि उसे जो है जाके वापस ले आओ। तो इसी दौरान जो है अबू फजल जाएगा जहांगीर को वापस लाने के लिए। अबू फजल वहां पर जाता है तो जहांगीर द्वारा साजिश रचा के अबू फजल की हत्या करवा दी जाती है। इसी समय जहांगीर ने अपने पिता और अबू फजल की बढ़ते नज़दीकी के कारण अबू फजल को रास्ते से हटाना चाहा, जैसे कि हमने आपको बताया है। अबू फजल को रास्ते से हटाने के लिए जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को धन का लालच देकर अबू फजल को मरवाने के लिए राजी करा लिया, है ना। अबू फजल को जो है रास्ते से हटाने के लिए जहांगीर ने एक उपाय सोचा और इन्होंने क्या देखा कि जो वहाँ पर वीर सिंह बुंदेला था उसको तैयार कर लिया कि आप अगर
अबू फजल की हत्या करते हो तो आपको जो है बहुत बड़ी रकम दिया जाएगा। और इस प्रकार से जो है उन्हें लालच देकर अबू फजल की हत्या करवाने के लिए राजी करा लिया। इसके बाद 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अबू फजल पर धावा बोल दिया। यानी कि 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला जो था उन्होंने सैनिकों के साथ अबुल फजल पर धावा बोल दिया, यानी आक्रमण कर दिया, जिसमें अबू फजल अपने वीरता से लड़ा लेकिन वह मारा जाता है। जब यह बात अकबर को पता चला कि अबू फजल की हत्या जहांगीर ने करवाया है तो अकबर जो है काफ़ी निराश हो गया। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जहांगीर ने अबू फजल को रास्ते से हटाने के लिए वीर सिंह बुंदेला को हत्या करने के लिए साजिश रचा और साजिश के तहत जो है वीर सिंह बुंदेला को धन की लालच दिया और इसी धन के लालच के कारण वीर सिंह बुंदेला ने अबू फजल की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो अकबर ने कहा कि अगर उन्हें सत्ता चाहिए था तो हमसे मांग लेता, मुझे मार देता और मेरे अजीज अबू फजल की हत्या ना किया रहता। तो इस प्रकार से यही कहा गया है कि जहांगीर के साजिश के कारण अबू फजल की हत्या हो जाती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अकबर ने जहांगीर से कहा कि अगर तुम्हें सत्ता चाहिए थी तो हमें एक बार बोल देता या हमारी हत्या कर देता, मैं तुम्हें सत्ता ऐसे भी दे देता, लेकिन तुमने जो है हमारे अजीज यानी हमारे दोस्त अबू फजल की हत्या की और अबू फजल की हत्या करके तुमने बहुत गलत किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर कंप्लीट PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।